बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी जो फीडबैक सर्किट है उसमें आर और सी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये भी आर सी फीडबैक ऑसिलेटर होगा। तो इसमें ये देखें, जिस तरह के ऑर्डिनरी हमने पढ़ा है कि ऑसिलेटर जो है उसके दो मेजर पोर्शन होते हैं। उसमें एक जो है वो एम्पलीफायर होता है और दूसरा जो है वो फीडबैक सर्किट होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि ये आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और यहाँ जो है हमने ये फीडबैक सर्किट जो है वो लगाया हुआ है। तो ये इसकी जो आउटपुट है वो फीडबैक की इनपुट है और फीडबैक की जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर को हमने रिटर्न बैक कर दी है, फीडबैक कर दी है। तो यहाँ ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये डेफिनेटली फेज को शिफ्ट करता है 180 डिग्री, यानी कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं 180 डिग्री। और ये जो आउटपुट का एक पोर्शन जो है, यानी कि आउटपुट जो है जब हम फीडबैक सर्किट को देते हैं तो ये भी 180 डिग्री जो है फेज शिफ्ट कर देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओवरऑल जो फेज शिफ्ट होता है वो 360 डिग्री का होता है, या उसको 0 डिग्री कह लें। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंडीशन होती है कि क्लोज लूप गेन में, क्लोज लूप में टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह हम इसकी जो कंडीशन है सेटिस्फाई करवाते हैं कि 180 डिग्री ये फेज शिफ्ट करता है, 180 डिग्री ये फेज शिफ्ट करता है। अब ये सर्किट जो है वो हम किस तरह बनाते हैं? डेफिनेटली यहाँ हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्ट करवाते हैं लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो उसकी जो आउटपुट है वो हम फीडबैक सर्किट को देते हैं। अब इसका फीडबैक सर्किट जो है उसमें किस तरह कैपेसिटर और रेजिस्टर जोड़ जाते हैं। तो ये देखें 1 2 3 ये आइडेंटिकल कैपेसिटर हम ले लेते हैं जिसकी कैपेसिटेंस बिल्कुल सी के बराबर है, और ये 3 ही रेजिस्टर जो है हम जोड़ देते हैं आर आर आर। तो ये फीडबैक सर्किट बनता है। अब ये फीडबैक सर्किट जो बनता है इससे हम एस्टिमेट करेंगे कि अपना एम्पलीफायर जो है उसकी गेन जो है वो कितनी रखेंगे, और दूसरी बात कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी आउटपुट पे हमें जो अपना एसी मिलेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बेसिकली हम इस सर्किट से डिसाइड करेंगे। अब इस सर्किट को ज़रा देखें, ये सर्किट मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ बना दी है। तो ये बी पार्ट जो है यहाँ पे ये देखें, ये इस सर्किट की ये आउटपुट है, यानी कि ये हमारा जो फीडबैक सर्किट है उसकी ये आउटपुट है जो कि इनपुट के तौर पे काम कर रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमने बनाया है नॉन इन्वर्टिंग उसकी। और इसी तरह इसकी जो इनपुट है वो इसकी आउटपुट है, यानी कि एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट है। तो ये देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हमने इसको इस तरह रोटेट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे। तो इसमें ये देखिए ये 3 लूप बनते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसमें ये तो ये हमारे पास जो 3 लूप बनते हैं, एक लूप ये बना, एक लूप ये बना, एक लूप ये बना। तो इनमें इसमें करंट कह लें कि I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल कि इसमें वोल्टेज का सम 0 के बराबर, इसमें वोल्टेज का सम 0 के बराबर, इस लूप में वोल्टेज का सम 0 के बराबर। तो यहाँ देखें इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसकी इम्पिडेंस जो है XC है। तो I1 XC ये वोल्टेज होगी इस कैपेसिटर के क्रॉस। फिर ये I1 माइनस I2 मीन इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा नेट वो I1 माइनस I2 होगा। तो ये करंट आ गया I1 माइनस I2, इसको R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वोल्टेज आ जाएगी। अब यहाँ से देखें ये नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। साइन नेगेटिव आएगा, माइनस वी इन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा I1C प्लस I1R माइनस I2R माइनस वी एन इज इक्वल टू 0। और I1 इसमें और इसमें से I1 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा R प्लस XC, ये माइनस I2R, और यहाँ I3 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है I3 का कोएफिशिएंट हमने 0 लिख दिया
और ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा Vn। अब दूसरा लूप बनता है ये वाला, इसमें करंट हम कहते हैं कि चलो I2 के बराबर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ भी वही बात कि I2 XC इसके अक्रॉस वोल्टेज। फिर यहाँ देखें दो करंट हैं, I1 और I2 और I3। तो I2 माइनस I3 इंटू R, और इसमें भी दो करंट हैं, I2 माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो लूप लेते हैं उस लूप का करंट हम पॉजिटिव लेते हैं, तो उसका दूसरा लूप का करंट जो है उसके चूंकि अपोजिट होता है इसलिए उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये देखिए ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये करंट इधर इस रजिस्टर में, और इसी तरह ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये करंट इधर, इसलिए इसका साइन नेगेटिव ले लिया, इसका साइन नेगेटिव ले लिया। ये देखिए इसका साइन भी नेगेटिव ले लिया, इसका साइन भी नेगेटिव ले लिया। तो ये I2 XC प्लस I2 माइनस I3 R प्लस I2 माइनस I1 R इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएं, तो यहाँ I1 ये बचेगा माइनस I1 R और प्लस I2। ये देखिए ये I2 है, ये I2 है, तो ये आ जाएगा 2I2R। तो I2 को बाहर निकाला तो 2R बाकी बच गया। तो यहाँ भी I2 है, तो ये XC I2 फिर कॉमन निकाल लिया तो XC, यानी कि XC और 2R यहाँ बचेगा कोएफिशिएंट I2 का। और इसी तरह I3 आपके पास ये आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब रही ये तीसरी इक्वेशन। एक तीसरी इक्वेशन में भी उसी तरह कि ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3, करंट फ्लो हो रहा है I3, XC इसकी इम्पीडेंस है, और प्लस I3R, ये I3R और प्लस I3 माइनस I2, ये I3 माइनस I2 R इज इक्वल टू 0। तो ये इसको भी तरतीब लगाएं तो ये 0 I1 माइनस I2 R प्लस I3 2R प्लस XC इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ क्रैमर रूल हाँ इस्तेमाल करते हैं। क्यों हमने ये क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है? बेसिकली हम इसकी आउटपुट लेना चाहते हैं। तो आउटपुट चूंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I3, तो I3 और R का जो प्रोडक्ट होगा वो V आउट के बराबर होगा। तो जाहिर है इसमें फिर I3 की वैल्यू जो है पहले निकालना होगी। तो वहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, I3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कोएफिशिएंट है यानी कि I1 I2 और I3 में I1 का कोएफिशिएंट है उसकी पहला कॉलम बन जाएगा। फिर I3 का जो कोएफिशिएंट है, I3 का जो कोएफिशिएंट है उसका सॉरी I2 का जो कोएफिशिएंट है उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। I3 तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो I3 को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब I1 और I2 के जो कोएफिशिएंट है वो, और जो इस इक्वेशन के बाद जो वैल्यूज आती हैं, ये तीन इसके कॉलम बन जाएंगे, I1 I2 और तीसरा जो इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारा कांस्टेंट्स आते हैं। तो ये I1 का कोएफिशिएंट्स का कॉलम, I2 के कोएफिशिएंट्स का कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम बन गया Vn और 0 और ये 0। और इसी तरह इसको डिवाइड करते हैं तो वो I1 I2 I3 इसके कोएफिशिएंट I1 I2 I3, फिर दूसरी इक्वेशन है I1 I2 और I3, इसी तरह तीसरी इक्वेशन के जो उसमें I1 I2 और I3 के जो कोएफिशिएंट है उनका ये डिटर्मिनेंट बन गया। तो ये डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ये डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको ज़रा सही कर लें। पिछली वीडियो में यहाँ जो फैक्टर ये मैंने लिख दिया था, इन एक्चुअली ये इसका कोएफिशिएंट आना था, तो ये माइनस R यहाँ सही कर लेना। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसका ये एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, तो ये कॉलम और इस रो को इग्नोर कर देंगे,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस आर, ये हमारा जो एलिमेंट है माइनस आर, वो यहाँ लिखेंगे माइनस आर, और ये कॉलम और ये रो गए, इसको इससे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब तीसरी बात जो है, ये वी एन यहाँ लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो गए, इसको इससे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर माइनस, ये आर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी इन इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है आर स्क्वायर वी इन के बराबर होगी। अब नीचे वाला डिटर्मिनेंट ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें ये आर प्लस सी एक्स सी को बाहर निकाल लें तो ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक तो फार्मूले का माइनस आ गया, दूसरा ये माइनस, तीसरा ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस फार्मूले वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी टर्म किस तरह निकालेंगे, माइनस आर, ये कॉलम गया, ये रो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर 2r प्लस एक्स सी आ जाएगा। अब तीसरा, ये तो है ही 0, तो 0 से जो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। तो अब इसको ज़रा देख लें, ये बनेगा r प्लस एक्स सी और ये बनेगा 2r प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर r प्लस एक्स सी आ जाएगा, और माइनस 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 ये आर स्क्वायर आ जाएगा, 2r प्लस एक्स सी आ जाएगा। अब ये देखें कि I3 किसके बराबर होगा। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आई है ये आर स्क्वायर और वी इंटू वी एन, और ये डिवाइडेड बाई यो क्रैमर रूल से हमने I3 की वैल्यू लिखी थी। तो ये इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो ये आती है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से r को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स सी ओवर आर। यहाँ से भी r को कॉमन निकाल लेते हैं तो इसका स्क्वायर आएगा बाहर, 2 प्लस एक्स सी ओवर आर इसका स्क्वायर। ये यहाँ से भी r को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये r क्यूब आ जाएगा, 1 प्लस एक्स सी ओवर आर, और यहाँ से भी r को कॉमन निकाल लेते हैं, ये r क्यूब आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस एक्स सी ओवर आर। अब हमने वी आउट की वैल्यू निकालनी है, तो वी आउट किसके बराबर होगा, जाहिर है इसके, यानी कि हाँ इसके बराबर होगा, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I3 है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो वी आउट जो होगा I3 R के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम वी आउट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये वी आउट आपके पास आएगा, ये देखिए I3 की वैल्यू ये है, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब आ जाएगा, तो R क्यूब इंटू वी एन, और यहाँ देखिए ये R स्क्वायर, ये R क्यूब आ गया, ये R क्यूब आ गया, ये R क्यूब आ गया, तो ये R क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा वी इन, और ये इसको एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 to 4 आ गया एक्स सी ओवर आर, और ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब इसको भी आगे एक्सपेंड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला फैक्टर तो यही बनेगा, इस तरह 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आगे आता है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्यूब आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये बाकी बचेगा -1 प्लस एक्स सी ओवर आर, तो ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -1 माइनस एक्स सी ओवर आर, और -2 माइनस एक्स सी ओवर आर आ जाएगा। अब ये देखें, ये 4 वैसे का वैसा आ गया यहाँ पे, और ये 4xc ओवर आर, 4xc ओवर आर, ये आ जाएगा 8xc ओवर आर, और ये -xc ओवर आर, ये -xc ओवर आर, ये -2xc ओवर आर आ जाएगा, प्लस ये देखें ये है xc ओवर आर स्क्वायर और है 4xc ओवर आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5xc ओवर आर स्क्वायर।
और प्लस ये वाला फैक्टर XC ओवर R इसका क्यूब, और ये आ जाएगा -1 -2, ये -3 आ जाएगा। अब ये देखिए -3 है, 4 है, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 8 XC ओवर R -2 XC ओवर R 6 XC ओवर R आ जाएगा, और प्लस 5 XC ओवर R इसका स्क्वायर, और प्लस XC ओवर R इसका क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता है जे ऑपरेटर मेथड में हम XC जो होता है, यानी कि इम्पीडेंस जो होती है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है, वो -y एक्सिस की तरफ होती है। तो ये जे ऑपरेटर जो होता है, जे आपको पता ही है कि आयोटा के मीनिंग में आता है। तो चूंकि इसका जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होती है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेते हैं, और जे जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको शो करता है इम्पीडेंस के इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको जे ऑपरेटर मेथड जो है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो XC आपके पास बेसिकली होगा -j/2πfc के इक्वल। अब जहाँ पे आपको XC नज़र आ रहा है वहाँ -j/2πfc पुट करते जाएं। और दूसरी बात ये देखेंगे, ये V आउट है और ये V इन है, तो V इन से इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा V आउट ओवर V इन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये है 1 प्लस ये XC ओवर R इसका स्क्वायर, तो -j² ओवर 2πfc RC स्क्वायर आ जाएगा, और -j किसके इक्वल होगा, चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। -6, ये -6 और j, यानी कि ये j का नेगेटिव साइन इधर हमने लिख दिया, तो ये j ओवर 2πfc आ गया। अब यहाँ क्या है, ये देखिए, ये है XC, तो ये आ जाएगा -j का क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ कि ये -j मल्टीप्लाई बाई -j मल्टीप्लाई बाई -j, तो ये नेगेटिव 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 आ जाएगा। अब जे स्क्वायर फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये जे स्क्वायर माइनस आ गया, तो ये प्लस आ गया, यानी कि ये ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जे क्यूब की जगह यानी कि ये आ जाएगा -1 अंडर रूट, फिर -1 अंडर रूट, फिर -1 अंडर रूट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये स्क्वायर आ जाएगा आयोटा, यानी कि माइनस जो है आयोटा जो होता है -1 के अंडर रूट के बराबर होगा, तो ये अंडर रूट इसका जब स्केल लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, एक माइनस बाहर बचेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये इसका आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसका जो स्क्वायर है उसका नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो एक जे जो है बाकी बच जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव जे आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, 1 ये नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया, और ये जे स्क्वायर -1 हो गया, यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर जे का स्क्वायर माइनस हो गया, इसलिए यहाँ ये माइनस आया है। अब इसमें से -j को कॉमन निकाल लें, तो ये बाकी क्या बचेगा 6/2πfRC, और ये नेगेटिव क्योंकि हमने बाहर निकाला तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 1/2πfRC क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका ऐसा समझ लीजिए रियल पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब ये देखें कि हमारे पास जो V आउट ओवर V इन आता है, उसमें उसके डिनोमिनेटर में एक रियल पार्ट आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है। तो हम इमेजिनरी पार्ट जो है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ताकि हमारा जो गेन है उसकी रियल वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो जब इस कंपोनेंट को, यानी कि J का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इसको दूसरी तरफ ले जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2πfRC क्यूब इज इक्वल टू 6/2πfRC। तो ये एक पावर है, ये 3 पावर है, ये इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी स्क्वायर बच जाएगा। तो अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें, 2πfRC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, और 2πfRC जो है 1/6 अंडर रूट आ जाएगा,
या एफ जो आपके पास आ जाएगा 1/2πRC√6। तो ये आपके पास आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी की हमें वेव फॉर्म जो आउटपुट में मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसके बराबर होगी। अब हम बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको तो हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये 0 के बराबर होगा तो डेफिनेटली एफ आर की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये आ जाएगा गेन यानी कि अटेन्युएशन वी आउट ओवर वी इन। ये देखें ये फीडबैक सर्किट है, इसका अटेन्युएशन होती है, गेन जो है इसकी अटेन्युएशन होती है। तो ये आ जाएगा 1/1 - 5/2πFRC स्क्वायर। अब f की वैल्यू जो है यानी कि ये 1/1 - 5/2πRC स्क्वायर अलग कर दिया और f की ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी। तो ये आ जाएगा 1/2πRC स्क्वायर और 6 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1 - 5 × 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आ जाएगा 1/1 - 30, या हम कह सकते हैं कि 1/29। तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये देखिए कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चूंकि ये जो हमारा आरसी फीडबैक सर्किट है इसमें 3 आरसी सर्किट हैं, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर सर्किट आरसी सर्किट जो है वो फेज को शिफ्ट करता है। कितना करता है? 60 डिग्री। याद रखें एक आरसी सर्किट जो होता है वो मैक्सिमम जो चेंज कर सकता है वो कर सकता है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ हमने फेज कितना शिफ्ट करवाया, यहाँ एक आरसी फेज शिफ्ट जो है यानी कि आरसी सर्किट जो फेज शिफ्ट करता है वह है 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। यानी कि हर एक सर्किट जो है ये वाला 60 डिग्री फेज शिफ्ट करते जाते हैं इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। हम ऐसे करते हैं क्या, हम ऐसा करते हैं कि सी जो है उसकी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर देते हैं जो लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है कैपेसिटर। तो फिर आर की वैल्यू पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यानी जो फ्रिक्वेंसी हम आउटपुट पे लेना चाहते हैं वो फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पुट कर दें और आर की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल देते हैं। तो जो आर की वैल्यू निकलती है वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म जो आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि चूंकि एम्पलीफायर में अपने ऑसिलेटर में क्लोज लूप गेन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी जो होगा वो 1/b के बराबर होगा। तो ये क्योंकि b जो है उसकी वैल्यू 1/29 है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू 29 होनी चाहिए एटलीस्ट। यानी कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसकी जो गेन है वो 29 होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं 29 से इसकी गेन ज़्यादा रखते हैं ताकि इसका इनिशियल कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट का वो इंक्रीज हो और फिर इसके अंदर इनहेरेंट जो इम्पिडेंस होती है वो उसको कंट्रोल कर लेती है। यानी कि उसके बाद कुछ देर के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। तो हमें पता है कि गेन जो होती है इसकी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वो होता है -RF/RI। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसका फेज जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लें तो ए बी जो होगा यानी कि RF/RI जो है वो 29 के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि RF जो है वो 29 RI के बराबर हम रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर RI जो है वो 1 के रखें तो RF जो है वो 29 के रखना पड़ेगा, हमें किलो ओम रखना पड़ेगी। लेकिन हमने ये 29 से ज़्यादा यानी कि इसकी जो गेन है वो 29 से ज़्यादा रखना पड़ती है। वजह क्या है कि इनिशियली
इसका जो गेन है क्लोज लूप गेन वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ताकि जो हमें सिग्नल मिल रही है आउटपुट पे वेव फॉर्म जो मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो। जब इंक्रीज होगा तो कुछ ही देर बाद इसका जो सर्किट का जो इनहेरेंट इम्पेडेंस है वो उसको कंट्रोल कर लेगा। नतीजा निकलेगा कि आउटपुट पे हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वेव फॉर्म जो है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो है वो मिलेगी। तो ये हमारा जो आर्टिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकली भी हम परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। तो कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में उससे मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री जो है वो जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।